Today we will discuss in a part of third unit. First, we will discuss about evolution of public administration, and we understand how public administration evaluate in political science, and it's a create a major role to understand government and governance. So we see the evolution of public administration divided by in a 5 step. So firstly, we should understand public administration as a field of study and practice has undergone significant transformation over the years. Its evolution can be traced through several distinct phases, each characterized by specific theoretical orientation and practical concern. This phase reflects the changing nature of governance, administration, and the socio-political environment. The evolutionary trajectory of public administration can be broadly divided into 5 key phases: political administration, dichotomy, principle of administration, era of challenges, crisis of identity, and public administration as a public administration. It means that I took a name, Nicholas Henry. He is the man who divided public administration evolution in a 5 phase. ओके, जिसमें पहला है आपका राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी. ओके, फिर सेकेंडली है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण कैसे हुआ. फिर ईरा ऑफ चैलेंजेस, चुनौती का युग क्या था. फिर उसके बाद आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की राजनीति, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की चुनौती, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आता है आपका लास्ट का, और वो होता है आपका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टैब हुआ, मतलब कैसे इस्टेब्लिश हुआ, तो उसको कहते हैं हम लोग मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना, वो भी कह सकते हैं इसको. यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट फेज इज अ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, राजनीति प्रशासन द्विभाजन. इट्स स्टार्ट बिटवीन द फेज बिटवीन 1887 टू 1926. ओके, तो इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि मूलभूत विषय मतलब प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीति से जो विभाजन है, यह चरण 1887 से 26 के बीच में स्टेबल होता है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि वुड्रो विल्सन इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उनकी एक बुक आई थी, वो थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे उन्होंने बताया था, उसी बुक के साथ जो उन्होंने बुक लिखी थी, इसी बुक के साथ ये बात आता है कि कैसे प्रशासन और राजनीति को अलग माना जाए. वो मानते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसका विषय है, वो ट्रेड का विषय है, मतलब वो इकोनॉमी से संबंधित है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं. तो हमेशा प्रशासन को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए, और इसी बात को धीरे धीरे आगे किसने बनाया, गुडनाउ ने. ठीक है, तो फ्रैंक जी गुडनाउ भी एक अमेरिकी वो विचारक थे. उन्होंने बताया, उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें उन्होंने बताया था कि राजनीति राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और प्रशासन का संबंध उसके क्रियान्वयन से है. गुडनाउ जो थे उनको अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है. किसका, अमेरिकी लोक प्रशासन का. ठीक है, तो अमेरिकी लोक प्रशासन, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, गुडनाउ को कहते हैं. तो इनकी एक बुक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि
राजनीति का संबंध राजनीति से होता है, लेकिन प्रशासन का संबंध उसकी क्रियान्वयन से होता है। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो भी पॉलिटिक्स मतलब कि जो राज्य की जो इच्छा होती है, पॉलिटिक्स मतलब राज्य की इच्छा, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। उसके बाद फिर हमें ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जब ये बातें हो रही थी तो वो टाइम तो 887 के बाद का था, लेकिन उसी ड्यूरेशन में एक विचारक हमने विल्सन को देखा, एक विचारक गुडनाउ को देखा। दोनों अपने आप में महारत हासिल थे, क्योंकि गुडनाउ अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता थे और विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। उसी के साथ एक और विचारक थे जिसको कहते थे एल.डी. वाइट। इनकी एक पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने मतलब ये एक ऐसी बुक थी, द प्रिंसिपल ऑफ नो ऐसे नहीं कर सकते इसको करते हैं, द स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ नहीं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्थापित एक ऐसी बुक थी जो कि लिखी गई थी एल.डी. वाइट द्वारा। एल.डी. वाइट द्वारा ये बुक जब लिखी गई तो ये बुक हर यूनिवर्सिटी में फेमस हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मतलब वैलिड रूप में। तो हमें पता था कि विल्सन जो है वो प्रशासन को एक विज्ञान मानते थे, वो उसको एक ट्रेड मानते थे, वो अर्थ कैसे देखते थे। उसी को आगे बढ़ाया गुडनाउ ने, फिर उसी को एक स्टेबल रूप दिया किसने, एल.डी. वाइट ने। तो इन लोगों की बातों से हमें मान सकते हैं मतलब इनका पर्सपेक्टिव जो था कि हाउ एवर critics argued the complete separation of politics and administration was neither feasible and not desirable, as administrative decisions often involve political consideration। जब भी इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इन सेकेंड फेज we will discuss principle of administration. The next phase of the evolution of public administration focused on the identification and application of administrative principle. Okay? It's a means कि जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन का जो सिद्धांत है जो बनाया गया, इसको कहते हैं स्वर्णकाल, गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गोल्डन टाइम कहते हैं। स्टार्ट हुआ 1927 से लेकर 1937 में। ये जो 10 ईयर्स की बात है उसको बताया गया है। इसमें इस समय कई सारे विचारक थे, जैसे लूथर गुलिक थे, उर्विक थे, हेनरी फेयोल थे, मैक्स वेबर थे। इन सारे विचारकों ने ही इस प्रशासनिक सिद्धांत का निर्माण किया और इस चरण में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान माना गया। और यह जो चरण स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है विलोबी के साथ। विलोबी की एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसको याद कर लीजिए आप सब, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक थी विलोबी की, जिसमें उन्होंने प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि लोक प्रशासन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ मेनी थ्योरी, और उसको कार्यान्वित मतलब उसको फंक्शनलाइज करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब उसको करने के लिए हम कई तरह के सुधार कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। और
वो सुधार कैसा होगा, जैसे हम विज्ञान में करते हैं, जब हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है, कुछ सुधार करना, हम विज्ञान में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे ही उनका ऐसा मानना था विलोबी का कि हम प्रशासन में अनेक सिद्धांत जब भी बनाएंगे, उसमें नवीन जो भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो लोक प्रशासन होगा, उसमें कई तरह के हम सुधार कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम विज्ञान में करते हैं। फिर हेनरी फ्योल की एक रचना आई जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1949 में आई थी ये बुक। और गुलिक की बुक थी, लूथर गुलिक की बुक थी, पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी ऐसे कुछ कुछ किताबें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। और यह फेज जो था, मतलब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट एमिंग टू अप्लाई सिस्टमेटिक प्रिंसिपल टू इन्हेंस ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस को देखता था। द एम्फेसाइज on structure, hierarchy, clear lines of authority mirrored the classical approach with prioritize order and control over employees' motivation or informal organizational dynamics. However, the principle oriented approaches were criticized for being overly mechanical and neglecting the human aspect of administration, setting the stage of subsequent theoretical developments. तो समझना पड़ेगा कि उसके बाद ये जो फेज को हम अगर समझते हैं, तो उसके बाद फिर थर्ड फेज आता है ईरा ऑफ चैलेंजेस। लेट्स अंडरस्टैंड ईरा ऑफ चैलेंजेस बिटवीन 1938 to 1950। द लेट 1930 and 50s witnessed a growing discontent with the principle based approach as scholar and participants began to question and rigidity and mechanistic orientation. The period saw the rise of human relation school of thought spearheaded by figures like Elton Mayo, Chester Bernard and Herbert Simon. So means कि जो ये चरण था, ये था चुनौती का युग। इस चरण का प्रारंभ चेस्टर बर्नार्ड की एक पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव से माना जाता है। उन्होंने प्रशासन के सिद्धांत के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसी चरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो मैंने नाम लिया एल्टन मायो का, एल्टन मायो भी बोलते थे कि कुछ भी फॉर्मल नहीं है, सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। हर चीज़, मतलब उनका मानना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस पे काम कर रहा है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है। और उसी चीज़ को रॉबर्ट डहल ने बताया। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी एक पुस्तक थी। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है। उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। विज्ञान का मूल्य जो होता है वो, जो साइंस की वैल्यू है वो ज़ीरो है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो वैल्यू है वो बहुमूल्य है। मतलब उसका कोई हम कल्पना ही नहीं कर सकते कितना जा सकते हैं। तो मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिससे उनके कार्य में भी भिन्नता आती है। तो अगर हम साइंस में पैरामीटर एक फिक्स होता है, हम उस पर किसी चीज़ को मापते हैं, बट इन एडमिनिस्ट्रेशन मनुष्य का जो विचार होंगे, जो उसकी प्रॉब्लम्स होगी, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो उसका रोल होगा, वो उसका जो फंक्शन होगा, जो उसका कार्य करने का तरीका होगा, वो सब अलग अलग होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने बोला कि राजनीति और प्रशासन का जो विभाजन है उसको भी खारिज किया जाए, जो सिद्धांत बन रहे हैं वो भी खारिज की जाए। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती। उसी बात को फिर हर्बर्ट साइमन ने भी कहा। हर्बर्ट साइमन की एक बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। उन्होंने बोला कि राजनीति प्रशासन की जो द्वैतता है, जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिकोटॉमी है उसको ख़त्म कर दो। और पब्लिक एड के स्टडी के लिए उन्होंने इम्पेरिकल अप्रोच का एक सुझाव दिया। और उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की जो बातें उसको ख़त्म करिए, पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको साइंस भी ना माना जाए। तो इस तरह से इन सारे विचारकों ने अपनी अपनी बात दी। और फिर उसी में एक बात आती है कि रॉबर्ट डहल का, उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन में विज्ञान का उद्भव तब तक संभव है जब तक कि आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया था। देखिए, जब भी हम सोशल साइंस की किसी थ्योरी की बात करते हैं तो हम उसे मानते हैं कि हर
थ्योरी किसी न किसी व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से इफेक्टिव होता है, वो हम उसको डायरेक्ट किसी भी तरीके से सही नहीं कह सकते। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर उसमें एक बात आती है कि हम जो भी थ्योरी है उसको कैसे समझेंगे, कैसे उस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, और उसको हम तुलनात्मक अध्ययन से बता सकते हैं कि व्यक्ति का विचार कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो इसलिए क्लासिकल जो अप्रोच होते हैं, जो आदर्शवादी विचारधारा है, जब उससे कोई थ्योरी मुक्त होगी तब हम उसको साइंस कह सकते हैं। ऐसा मानना था रॉबर्ट डहल का। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं है तब तक लोक प्रशासन के विचार के दावों को खोखला प्रतीत होता है। फिर आता है इसके बाद आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जो 1950 से लेकर 1970 तक था। बाय द मिड 20th सेंचुरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेस द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, struggling to define its scope and relevance in a rapidly changing political, social, and economic landscape. The era was characterized by intense intro- introspection and theoretical diversification, leading to the emergence of new public administration. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति और प्रशासन की जब डिक्टोटमी की बात होती है, द्विभाजन की बात होती है, तो इन और प्रशासन के सिद्धांत को जब नकारने की बात की गई तो लोक प्रशासन को संकट का सामना करना पड़ा। इस चरण में वैश्विक और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता खुई जाने लगी। मतलब बात अब रेलिवेंस की आ रही है कि रेलिवेंस है या नहीं है, आइडेंटिटी क्या है प्रशासन का। तो इस समय राजनीति प्रशासन में कुछ विद्वानों ने अलगाव को नकार दिया और राजनीति के माध्यम से प्रशासन का अध्ययन करने लगे, जबकि कुछ लोगों ने लोक प्रशासन को अध्ययन को बनाए रखा। इस संकट से बचने के लिए लोक प्रशासन के कल्याण, प्रशासन, व्यापार प्रबंध, आर्थिक ढांचे, प्रशासन इत्यादि को सम्मिलित किया गया। इस समय फ्रेडरिक रिक्स थे, डगलस मार्कर ग्रेगर थे, ऐसे इंपॉर्टेंट विद्वान थे जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान की तरफ लौटे और कुछ प्रशासनिक विज्ञान की ओर आगे बढ़े। तो दोनों ही मामलों में लोक प्रशासन ने अपनी एक अलग पहचान और भिन्नता खो दी। मतलब कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले गए कि नहीं लोक प्रशासन तो होना चाहिए, कुछ लोग चले गए कि नहीं इसको राजनीति में होना चाहिए। इस तरह का जब कन्फ्यूज़न निकलने लगा तो कहीं ना कहीं ये मतलब लोक प्रशासन अपनी पहचान ही खोने लगा। लोग सोचने लगे कि अरे सब अपने हिसाब से ही तो लोग इस पे अध्ययन कर रहे हैं। तो उस टाइम इस चीज़ को मतलब और वैलिड बनाने के लिए 1956 में एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वार्टरली एक पत्रिका शुरू हुई। इस प्रयास में लोक प्रशासन को अपनी निजी स्वरूप खोना पड़ा तथा इसे व्यापार प्रबंध की ओर मुखातिब होना पड़ा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये अपना निजी स्वरूप खो करके जो व्यापार मतलब ट्रेड मैनेजमेंट है उसकी तरफ वो आगे बढ़ने लगी, और इसी से स्टार्ट होता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद हम इस सब चीज़ों को समझने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिर अब 1970 से जो प्रेजेंट तक का टाइमिंग है ये कैसा था। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता है। मतलब आप राजनीतिक प्रशासन का विभाजन हो गया, प्रशासन के सिद्धांत का निर्माण हो गया, चुनौती हो गई, कैसे आइडेंटिटी को चुनौती दी गई, फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कैसे हो गया। ये सारे स्टेप समझने के बाद हम समझेंगे फिर ये स्टेबल कैसे हुआ, एक नवीन लोक प्रशासन का जन्म कैसे हुआ। तो 1970 से एक लोकनीति विश्लेषण का सरोकार शुरू हुआ। लोक प्रशासन के विद्वान, नीति विज्ञान, राजनीतिक अर्थशास्त्र, ये सारे इस क्षेत्रों में रुचि दिखा रहे थे। तो हमने उस टाइम का जो प्रशासन था वो समझने लगा कि अब जो पृथक्करण, जो अब हम जो ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को जो अलग मान रहे हैं, जो अलगाव है, ये अब घिसा पीटा हो गया, ऐसा लोग मानने लगे। स्पेशली जो एक थिंकर थे ड्वाइट वाल्डो, उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लोक प्रशासन की सीमा के जो क्षेत्र है, जो सीमा क्षेत्र है, वो हर चीज़ों में विभाजित है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो, चाहे वो अनुप्रयोग इम्पेरिकल थ्योरी की बात। उन्होंने बताया कि ये जो
ये जो इरा है ये कुछ कैरेक्टराइज के साथ इमर्ज हुआ। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट आए, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस की बात आई, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। NPM influenced by the principle of market-oriented management and privatization emphasized the cost-cutting, performance measurement, and customer orientation in public service. Scholar like David Osborne, the Ted Gabler advocate from the orientation government model and prioritize result over process. Actually understood the things, thus the evolution of public administration reflects the progressive shift from the rigid principle based approaches to more adaptive interdisciplinary frameworks that address complex societal challenges. While the early focus was on separating politics from administration and identify universal principles, subsequent phases emphasized human relation, decision making, social equity, and governance. Today, public administration, in the last, we say that today, public administration continues to evolve as a dynamics of multifaceted field, in, integrating diverse perspective to effectively respond to the changing demand of public governance. Okay, in the next class, we will study classical public administration. So for today and in this class, thank you so much to listening me. Thank you, student.